नमस्कार आप सभी का एक नए एपिसोड में, जिसको कि हम कह सकते हैं कि जहां हम गंगा घाटी में विश्व के बहुत सारे ऐसे लोगों को बुलाएंगे और ऐसे लोगों से बात करेंगे जो कि इस घाटी से भी अनभिज्ञ हैं और यहाँ के लोगों से भी अनभिज्ञ हैं। लेकिन वो लोग अपने अलग अलग जगहों के फ्लेवर लेकर के आएंगे और आपको इस त्र्यंबक प्रांगणम में ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे जो उनके जीवन के साथ घटित हुई है या वो जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे को होस्ट रहेंगे श्री अनुराग तिवारी जी। आप जो है एक बड़ी जॉब जो है वो एक तरीके से छोड़ करके चौबेपुर क्षेत्र में इसलिए आए हुए हैं क्योंकि आपका प्लान है कि इस क्षेत्र के लोगों को डिजिटली जो है वो एक्टिवेट किया जाए, डिजिटली उनको शिक्षा दी जाए और देश के कार्यों में लगाया जाए। हमारे साथ जो हमारे होस्ट हैं श्री अनुराग काद्यान जी, इनसे आप लोग भली भांति परिचित होंगे क्योंकि आप बहुत लंबे समय से, लगभग 20 साल हो गए, इतने लंबे समय से आप जो है जेनेटिक्स में आपका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो हम सबसे पहले तो आपका इस गंगा घाटी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऑस्ट्रेलिया से चल कर के कुछ समय गंगा घाटी में बिताने के लिए आए। आज देखिए मौसम भी बड़ा ठंडा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। हम और हमारे अनुराग भैया जी दोनों लोग टोपी लगाए पड़े हैं, लेकिन श्री अनुराग काद्यान जी जो ठंडे पानी से लगातार नहा रहे हैं उनको ठंड की कम असर है। तो हम ये देखेंगे कि भाई जिनके पास ANI एंसेस्ट्री ज़्यादा है, क्या उनको ठंड भी कम लगती है क्या? तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने अनुराग जी से ये पूछना चाहेंगे कि एक बड़ा अलग तरीके का सवाल मैं लगभग पिछले तब से सोच रहा हूँ जब से मैं मिला हूँ। मैं बता दूं कि हम लोग कैम्ब्रिज में काम कर रहे थे, कुछ समय के लिए मैं वहाँ था और आप ऐसे ही एकाएक लैब में पहुँच गए। आप वहाँ MBA की डिग्री लेने के लिए गए हुए थे, पहुँच गए और जब ये बात करना शुरू किए तो हेप्लो ग्रुप और जो है ये लीनिएज वो लीनिएज, हमें लगा कि भाई कोई जेनेटिसिस्ट आ गया है जिसको कि ये सारी जानकारी है। तो हम लोग भी उसी तरीके से जवाब दिए। फिर आपने बताया कि IITian हैं आप, IIT आपने खड़गपुर से किया हुआ है और फिर आप कैम्ब्रिज आए हुए हैं कुछ टाइम के लिए। तो फिर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि देखिए कि एक व्यक्ति जो है वो अपनी ओरिजिन जानने के लिए जो है अपना इतना टाइम लगा करके अपना काम जो है वो बीच में छोड़ करके वो हमारे लैब में आ रहे हैं। और फिर आपके साथ प्लानिंग हुई, हम लोग इनके घर पे गए, वहाँ सैम्पलिंग किए हम लोग, और फिर उसके बाद एक लंबी कहानी है जो धीरे धीरे हम लोग इनसे जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं पहले ये पूछना, क्योंकि सबका ये सवाल है कि भाई एक IITian और एक IITian जो कि बायोलॉजी बहुत पहले छोड़ करके खाली हो जाता है, वो IITian कैसे जो है वो बायोलॉजी की तरफ आकर्षित हुआ? जी, तो इसमें ज्ञानेश्वर जी सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। तो ये बहुत ही आपका अच्छा सवाल है जो कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये कि मुझे इस तरफ इस क्षेत्र में मेरा मतलब आगमन कैसे हुआ एक तरह से जी। तो 12वीं तक तो देखिए हमने बायोलॉजी पढ़ी थी, परंतु उसके बाद जैसे आपने बताया IIT में फिर इंजीनियरिंग की तरफ थोड़ा रुझान अधिक था, तो वही पढ़ाई कर रहे थे। तो बायो से थोड़ा मतलब एक तरह से कनेक्शन छूट गया था, परंतु हिस्ट्री में कनेक्शन एक था, जो हिस्ट्री में एक रुचि थी जो कि लगातार बरकरार थी। मतलब वो उसमें कुछ भी बीच में गैप नहीं आया था। असल में जब मैं बहुत ही छोटे से मतलब 10 साल का ही रहा होऊंगा तो मुझे एक अपनी कम्युनिटी से रिलेटेड, मतलब छोटी सी हमारी कम्युनिटी है हरियाणा में, अधिकतर हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और आप किस कम्युनिटी से आते हैं? जी, हमारे समुदाय का नाम रोर है जी। तो ये लोग क्षत्रिय अपने आप को समझते हैं। इनके भाट हैं, जैसे कि क्षत्रियों के भाट होते हैं जो आप रामायण में भी देख सकते हैं। जनक जी के दरबार में भी थे, दशरथ जी के दरबार में भी थे। तो उसी प्रकार से तो ये लोग अभी आज की डेट में मुश्किल से 400 से 500 गांव में ही पाए जाते हैं, हरियाणा में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में। तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मतलब उस समुदाय से, छोटे से समुदाय से। लगभग 10 लाख से कम ही संख्या शायद होगी, जनसंख्या। जी। तो जब मैं 10 साल का था तो एक अच्छे विद्वान थे, डॉक्टर राजपाल सिंह जी, लोकल विद्वान थे, तो समुदाय से नहीं थे परंतु इस क्षेत्र से थे। तो उन्होंने इस
उस समय एक हरियाणा में एक राजनीतिक होते थे मास्टर ईश्वर सिंह जी। मास्टर ईश्वर सिंह जी वो रोड थे और पुंडरी हल्के से पुंडरी एक मतलब पुंडरी कृषि का मतलब एक बहुत ही पुराना प्राचीन स्थल है मतलब, तो वहाँ से वो एमएलए थे और हरियाणा में स्पीकर भी रहे जैसे विधानसभा में। तो मास्टर ईश्वर सिंह जी को भी यही रुचि थी, जैसे जो बाद में मुझे एक तरह से विरासत में मिल गई कि ओरिजिन क्या है, तो समुदाय का वो इतिहास समझना चाह रहे थे। तो डॉक्टर राजपाल सिंह जी एक इतिहास के बहुत अच्छे विद्वान थे, तो उन्हीं दिनों वो पीएचडी कर रहे थे डॉक्टर राजपाल सिंह। तो मास्टर ईश्वर सिंह जी मतलब हालांकि डॉक्टर राजपाल सिंह जी रोड नहीं थे, परंतु मास्टर ईश्वर सिंह जी ने फिर भी उनसे संपर्क किया, उन्हें प्रेरित किया कि थोड़ा हमारे आप पीएचडी में थोड़ा स्टडी कीजिए कि हम लोगों का क्या एग्जैक्टली ओरिजिन है। तो डॉक्टर राजपाल सिंह ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी थी, ज़्यादा बड़ी पुस्तक नहीं थी, उसका नाम था रोर इतिहास की झलक, सिर्फ झलक मतलब कोई ऐसे विस्तार में नहीं लिखा था, सिर्फ 200 पन्ने की मुश्किल से या 100 पन्ने की पुस्तक थी। तो हमने वो पढ़ी थी, हम 10 साल के थे। तो एक तो हम इतिहास एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, वो एक इतिहास था। एक हमने यहाँ पे इतिहास पढ़ा, तो वो जो इतिहास हमने पढ़ा वो हमारे दिमाग में बैठ गया। तो फिर जब भी हम कुछ भी इतिहास से संबंधित पढ़े हैं तो वही चेक करें कि उससे क्या है रिलेशन, जो हमने अपनी पुस्तक में पढ़ा है उससे क्या, इसका क्या उसमें कुछ मतलब इसमें और उसमें सामंजस्य बैठ रहा है जो हमें इतिहास। तो ऐसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते 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 जो है बहुत हमारी रुचि इस क्षेत्र में हो गई, बढ़ गई बहुत ज़्यादा। कहीं इसके पीछे वो मराठा वाली थ्योरी का तो हाथ नहीं है? जी बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं जी। तो लगभग सन 2001 या 2 में मतलब एक पुराने एक जो मास्टर ईश्वर सिंह जी के ही समकालीन एक और राजनीतिक थे रोर समुदाय से ही, शिवराम वर्मा जी। तो शिवराम वर्मा जी भी अच्छी पोजीशन पर थे, मतलब हरियाणा की राजनीति में वो भी मंत्री, पशुपालन मंत्री रहे। और शिवराम वर्मा जी के पुत्र एक वीरेंद्र वर्मा जी है जो कि HCS थे, परंतु उन्होंने 2001-2 के आसपास, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था, परंतु उन्होंने एक थियरी दी कि रोर जो समुदाय है वो मराठा सैनिकों से ताल्लुक रखता है, जो पानीपत के युद्ध में जो तीसरी लड़ाई में जो आए थे और फिर यहाँ पर जिन्होंने लड़ाई की सेटल हो गए। तो उनका ये क्लेम था कि वो सेटल हुए। परंतु यदि हम इतिहास की कुछ प्रमाणों में देखें, जैसे कि जाट राजा सूरजमल के इतिहास में पता चलता है कि बहुत से मराठा सैनिकों को उन्होंने वापस भी भेजा था, जो बचे थे या उनके परिवारों को, मतलब उन्होंने एस्कॉर्ट किया था एक तरह से। तो मतलब उस चीज़ की कोई प्रामाणिकता नहीं है उनके क्लेम की, कि मतलब एक क्लेम ही है वो, मतलब कि यहाँ पर मराठा लोग आए थे। तो ऊपर से हमने वो अपने इतिहास पढ़ा हुआ था, उसमें तो मराठा का कुछ जिक्र ही नहीं था। फिर अंग्रेजी सोर्स भी हम बीच बीच में पढ़ रहे थे कि जो भी मिला, मतलब क्योंकि अंग्रेज लोगों ने भी आर्काइव्स जो अलग डिस्ट्रिक्ट का, सब डिस्ट्रिक्ट का और समुदायों का, उन्होंने भी कुछ ना कुछ लिखा ही है वर्णन। तो वो सब हमने देखा तो हमें कहीं पर भी नहीं मिला। तो हमने कहा इनके 2002 से पहले जब से इनका क्लेम है उससे पहले भी कोई नहीं जानता था, अंग्रेजी समय में भी कोई नहीं जानता, तो ये इसकी प्रामाणिकता ही क्या है। परंतु अब इसको प्रूव कैसे किया जाए, क्योंकि सिद्ध तो मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई चीज़ सही है, परंतु उसको चाहे वो गणित हो या कुछ भी साइंस हो, आपको सिद्ध करना पड़ता है, उसका प्रमाण मतलब प्रूफ देना पड़ता है। तो उसी के चक्कर में हम जो है फिर जेनेटिक्स में हमें इंटरेस्ट हो गया कि अगर जेनेटिकली अगर ये प्रूव कर दिया जाए कि ये समुदाय जो है एक उत्तर भारतीय परिप्रेक्ष्य का ही एक जो है एक उसी की कड़ी है एक, तो उसमें फिर ये कंट्रोवर्सी को ख़त्म किया जा सकता है। सही। तो इसी वजह से मैं उस दिन आपकी लैब में आया था कैम्ब्रिज में, जहाँ पर आपकी और आपसे और जो है कुछ अन्य मतलब विद्वानों से हमारी बात हुई थी। तो हमने वहाँ पे आपको भी अपनी समस्या से अवगत कराया था कि ये मराठा वाला विवाद चल रहा है और वो सब थे। मतलब आपको देख करके उनको लगा कि अरे हम तो ऐसे किसी नॉन इंडियन को जानते ही नहीं है जो कि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हो, जिसका कि कोई प्रोफेशन ना हो जेनेटिक्स में। तो कुल मिला के ये रहा कि एक आईआईटीएन का जो है एक आईआईटीएन का कैलकुलेटिव दिमाग और अंदर का जो है एक वो जानने की जो बायोलॉजिस्ट था, वो दोनों जो है दोनों का अमलगमेशन हुआ, तो आप जो है इस फील्ड में कूद पड़े। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो वो साइंटिफिक एक प्रूफ हम चाह रहे थे, तो वो साइंटिफिक प्रूफ जो है वो बायोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल था, जेनेटिक्स के थ्रू ही पॉसिबल था। तो बिल्कुल वो थोड़ा इंजीनियरिंग से मतलब ही वो साइंटिफिक टेम्पर तो एक था ही, तो बस उसी के चलते जो है हमने आपसे कांटेक्ट किया था। फिर आपने बहुत हमारी मदद की, वो आप अगर थोड़ा सा बताएंगे लोगों को। हाँ, लेकिन देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फिर से एक बार आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए आदमी की सोच कितनी वाइडर होती है कि अब आज हमको पिछले 5 साल 10 साल में समझ में आ रहा है कि DNA कितना पावरफुल है।
और लोग अपने रूट्स को जानने के लिए हिस्ट्री ढूंढते थे, लिंग्विस्टिक्स ढूंढते थे, आर्कियोलॉजी में जाते थे, वहाँ इस तरीके की चीज़ें ढूंढते थे। लेकिन मैं जेनेटिसिस्ट हूँ, इसलिए जेनेटिक्स का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको पता था कि भाई ये जो है वो काफ़ी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन दे सकती है जेनेटिक्स। इस वजह से आप जो है सीधे जेनेटिसिस्ट के पास पहुँचे, और फिर जो है आपके ही वजह से हम लोग यहाँ हरियाणा में आए, आपके घर पे रुके, आपने दोनों टाइम ज़बरदस्त भोजन कराया, और फिर दूध पचाने की तो अलग ही कहानी है जो मैं अक्सर अपने पॉडकास्ट में बोलता रहता हूँ। फिर बड़ी मुश्किल से हम लोग दूध को पचाते पचाते फाइनली सैंपल कलेक्ट कर पाए। वो कहानी आज जो है यहाँ बनारस में अखबारों में छपी हुई है कि दूध पचाने की कहानी छपी हुई है, तो आप लोगों को मौका मिले तो पढ़िएगा ज़रूर, वरना उसको जो है हम लोग पोस्ट करेंगे सोशल मीडिया पे। ये तो आपने देखा कि आपका इंटरेस्ट जो है वो जेनेटिक्स में कैसे आया। उसके बाद हम लोग जब काम शुरू किए तो क्योंकि आपका इंटरेस्ट जेनेटिक्स में था और आपके पास काफ़ी वाइडर नॉलेज था जेनेटिक्स के अलावा, तो हम लोगों ने कोलैबोरेट किया रामायण वाले पेपर में। और रामायण वाले पेपर में आपने बहुत ही ज़बरदस्त हम लोगों को इनपुट दिया कि कौन कौन सी ट्राइब्स जो है वो रामायण में मेंशन है। फिर उन ट्राइब्स के बारे में हम लोग उनका डेटा जनरेट किए, और एक बहुत अच्छा +1 में हम लोगों ने एक मल्टीडिसिप्लिनरी टाइप का पेपर पब्लिश किया। उसके बाद जब रोर का काम शुरू हुआ तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग काम था, क्योंकि रिज़ल्ट्स जो है वो बड़े अलग तरीके के मिल रहे थे, और हम लोग लगातार आपसे डिस्कस कर रहे थे। तो आपके अंदर क्या फीलिंग्स थी, जो आपकी थियरी थी कि कौन किसके साथ कनेक्ट हो सकता है, और जब ये रिज़ल्ट निकल के आया कि हाईएस्ट ANI जो है वो रोर के साथ है, क्योंकि जो उसके पहले पॉपुलेशन थी कलश, वो काफ़ी ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन थी, तो वो एज ANI रिप्रेजेंटेटिव उससे काफ़ी बेहतर जो है वो रोर को माना जा सकता था। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में कैसे चल रही थी, और आपने जो है जो आपकी थियरी थी वो कितनी जो है जो जेनेटिक्स के रिज़ल्ट आ रहे थे उस पर खरी बैठ रही थी? जी, आपका ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इसमें देखिए इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है, मतलब थोड़ा सा इसमें न्यूएंसेस हैं, तो इसमें कहीं जो है ना। तो सबसे पहले तो जब रिज़ल्ट आप डिस्कस कर रहे थे लगातार, जैसे जैसे वो आ रहे थे, तो शुरुआत में थोड़ा मतलब लगा कि ये थोड़ा मतलब शायद एक्सपेक्टेड से कुछ अलग रिज़ल्ट है, ऐसा लग रहा था। परंतु धीरे धीरे जब पूरा समझा गया उसको, और इंडिया की पोजीशन को समझा गया, प्लस मतलब पूरे नॉर्थ इंडिया की मतलब जो एक तरह से इतिहास को समझा गया, तो धीरे धीरे हमें लगने लगा कि ये सही है, मतलब ये सटीक रिजल्ट है। जी। क्योंकि उसमें ये है कि हमारे जैसे बिरादरी को बहुत से भाट लोग शुरुआत में बनारस से जोड़ते थे। जी। तो बनारस से जोड़ते थे, और हमने रामायण वाले पेपर में देखा कि वो रामायण कालीन ट्राइब्स में भी वो सारे कंपोनेंट्स हैं। जी। तो उससे जब हमने इस तरह से एक वाइडर पिक्चर को समझने का प्रयास किया, तो हमें लगा कि वो रिज़ल्ट बिल्कुल सही है। जबकि शुरुआत में जब थोड़ा थोड़ा आप और हम डिस्कस करते थे तो हमें लगता था कि ये ऐसे थोड़ा सा हट के रिज़ल्ट क्यों आ रहे हैं। परंतु बाद में जब हमने और ज़्यादा मतलब सैम्पलिंग वगैरह की और दूसरे लोगों के भी रिजल्ट वगैरह देखे, तो अपने क्षेत्र का जो परिप्रेक्ष्य है उसमें ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। मतलब कि जैसे अगर हम एक क्षेत्र समझे हरियाणा, पंजाब और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और साथ में हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी थोड़ा मिला के एक रीजन समझे, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया जी, तो उस परिप्रेक्ष्य में ये बिल्कुल सही बैठ रहे हैं। और वहीं से हमारे पास वो प्रमाण आया जो हम खोज रहे थे कि मराठा थ्योरी को खारिज किया जाए। तो वो थ्योरी जो है यहाँ पर पूर्णतः ध्वस्त हो गई, हम कहेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ही उस प्रकार के रिजल्ट थे कि इन्होंने उत्तर पश्चिमी परिप्रेक्ष्य में ही इस समाज को बिल्कुल सटीकता से जो है ना दिखाया। वहीं से हमारा जो जेनेटिक्स के अंदर जो हमारा विश्वास है, श्रद्धा है, वो बहुत बढ़ गई। और इनका जो एक और ये है कि अगर हम अदर इंडियन पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करें तो इनका जो क्लोजनेस है वो अदर पॉपुलेशन के कंपेयर करें तो कुछ कुछ सेगमेंट्स मिलते हैं डीएनए के जो कि इनको एस्टोनियन, लातवियन, लिथुआनियन के साथ क्लोजेस्ट दिखाते हैं, है ना। तो वो चीज़ें ये है कि जो माइग्रेशन पैटर्न है अभी भी हम लोग इसको क्लियर नहीं कर पाए कि माइग्रेशन यहाँ से वहाँ गया है या वहाँ से यहाँ आया है। तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है कि एस्टोनियन, लातवियन, लिथुआनियन के साथ है, इनका जेनेटिक कनेक्शन तो है, लेकिन वो किस तरीके से कनेक्टेड है? कॉमन सोर्स से दोनों अलग होकर के आए, या यहाँ से जो है वो पॉपुलेशन जो है माइग्रेट की और आगे जाके जो यूरोपियन हंटर गेदर थी उनके साथ मिक्स हुई? ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ये बहुत ही गूढ़ सवाल है जी, बहुत ही गूढ़ प्रश्न है। और
इसमें जो है हम लिंग्विस्टिक्स को अब थोड़ा सा जोड़ना चाहेंगे, अच्छा, क्योंकि इस पर हमने काफ़ी अध्ययन किया है। हाँ हाँ तो हाल ही में हम थोड़ा हंगेरियन पढ़ रहे थे। डुओलिंगो आजकल एक नया ऐप आया जिसमें आप कोई भी भाषा पढ़ सकते हैं। अच्छा, तो डुओलिंगो में हमने थोड़ा सा हंगेरियन सीखना प्रारंभ किया। तो फिनो उग्रिक एक भाषा है, मतलब इंडो यूरोपियन भी नहीं है, हाँ, परंतु एक फिनो अलग। उग्रिक होते हुए भी हंगेरियन में हमने देखा कि वो कुत्ते को कुतिया बोल रहे हैं, कुतिया, KUTYA। अच्छा कुत्र मतलब जैसे पूरा संस्कृत और जो अपना प्राकृत है वहीं से संबंधित, मतलब डॉग का वर्ड डिट्टो सेम है। अच्छा फिर ऐसे ही मतलब बहुत से हमने उनका कंस्ट्रक्शन देखा, जैसे ग्रामर का कंस्ट्रक्शन। हाँ। जैसे संस्कृत में जैसे गमिष्यति गमिष्यन्ति, मतलब इस तरह से गच्छति गच्छ गच्छन्ति, वो सब। तो उसी प्रकार से वहाँ पर भी मतलब वैग्योक वैग्युंक, इस तरह से मतलब हर चीज़ का मतलब जो है ना, इसी प्रकार से वो मतलब अलग अलग डिपेंडिंग ऑन टेंस के ऊपर कि वो भूतकाल है, भविष्यकाल है, कब कौन से काल की बात हो, वो भी उसी प्रकार से उसका कंजंक्शंस करते हैं जैसे संस्कृत वाला संस्कृत में होता है। तो उससे हमने देखा कि फिनो उग्रिक और इंडो यूरोपियन, मतलब इंडो यूरोपियन का बल्कि संस्कृत खासकर, उसमें इंडो आर्यन और फिनो उग्रिक में कुछ ना कुछ डीप रिलेशनशिप है। अच्छा फिर हमने ऐसे ही मतलब रोड डेटा में ही थोड़ा सा और हमने एक देखा कि जो एस्टोनिया और लातविया का जो उस एरिया का एक ब्रॉन्ज एज का पॉपुलेशन, उसके साथ लॉन्ग सेगमेंट मैचिंग है। राइट। तो उसके साथ लॉन्ग सेगमेंट मैचिंग है। तो वहाँ पर हमने पाया कि उसमें एक तो वेस्टर्न हंटर गैदर का कंपोनेंट आ गया है, पर उसके अलावा जो है हमें, मतलब ये हमारा विचार है, अभी तक कहीं पर प्रूव नहीं हुआ है, परंतु आपके सहयोग से हम इसे भी प्रूफ दे सकते हैं मतलब भविष्य में। तो हमें ऐसा लगता है कि बाकी सारा कंपोनेंट हमारे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। राइट। मतलब कोई ऐसा हमारे इधर से कोई माइग्रेशन हुआ है और फिर वो वहाँ पर WHG से काफी फिर मिक्सअप हो गया, क्योंकि WHG वहाँ पर प्री एग्जिस्टिंग था जी। तो उस तरह से वो लोग, क्योंकि काली क्रेटर इस्टोनिया में है, उसके अलावा जो हिंदू विलेज है वो मान लीजिए अभी तक उसके बारे में नहीं पता लगा कैसे हिंदू विलेज नाम आया। तो ये सब कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं कि वही इन लोगों के साथ और जो है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर रहा होगा। तो शुरू में जो रिज़ल्ट आ रहे थे वो मोस्टली वाई क्रोमोसोम और mtDNA के थे, जो हम लोग श्री अनुराग जी के साथ शेयर करते थे। फिर बाद में जब ऑटोसोमल का काफ़ी डिटेल डेटा आ गया तो हम लोगों ने जब काम करना शुरू किया, और जैसा आप बता रहे हैं कि जो सेगमेंट्स है वो काफ़ी मैच कर रहे हैं। उसके अलावा आपने एक नया काम शुरू किया कि इन्होंने जो रोर की कम्युनिटी है उसके इंथुजियास्टिक लोगों के साथ कोलैबोरेट करके लगभग 25 से ज़्यादा होल जीनोम भी कलेक्ट कर लिए हैं आपने अभी तक। तो उस होल जीनोम पे हम लोग अब फर्दर जो है वो आगे का जो है एनालिसिस शुरू करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो ओवरऑल, मतलब अभी तो एक बहुत बड़ा हेजी, जैसे ये मौसम है वैसा ही इंडिया का जीनोमिक स्ट्रक्चर है, जी हाँ, है ना? और इसमें एंशिएंट DNA का रोल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन हर चीज़ एंशिएंट DNA पे छोड़ देना मतलब एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ एविडेंस। तो कुछ चीज़ें तो कुछ सिग्नल्स तो मिल रहे हैं। आपने जैसे अभी कुछ दिन पहले ही जो है वो फाउंडर इफेक्ट वाला जो प्रोग्राम रन किया था कि 30 जनरेशन पे एक जो है बॉटलनेक टाइप का मिल रहा था 30 जनरेशन पहले। तो इस तरीके की चीज़ें आप कर रहे हैं, है ना? तो आपको जो है वो जो आपका प्रोफेशन है उसमें आपका ऑलरेडी बहुत सारा समय चला जाता है, फिर फैमिली को भी देखना है, तो कैसे आप इतना एडिशनल समय निकाल पाते हैं इन सारी चीज़ों पे काम करने के लिए? इसमें रुचि है हमारी, बहुत मतलब गहरी रुचि है एक तरह से। तो हॉबी हो गया एक तरह से अब हमारे लिए, जो है मतलब एक आप ये कहिए कि प्रोफेशन की तरह ही एक और एमेच्योर प्रोफेशन ये भी हमारे साथ अब जुड़ गया है। मतलब एक तो प्रोफेशन है जो जिसमें हम प्रोफेशनली जैसे कमाई करते हैं या परिवार का जीवन यापन जो भी है, तो दूसरी तरफ से ये एक तरह से हमारी हॉबी हो गई है, जो कि जिसमें हम एक एमेच्योर प्रोफेशनल ही हैं एक तरह से, समझिए। एकदम आप ही की तरह वो बच्चा है हर्षित गौतम, जी हाँ, उसका भी वही हाल। आप कैम्ब्रिज में मिले, वो आगे BHU में मिला, और वो भी एकदम इतना इंथुसियास्टिक कि बाप रे बाप पूछिए मत, मतलब ऐसे सवाल जो इसका जवाब मेरे पास खुद ही नहीं अभी तक। तो ये एक जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भारत के भी लोग इतने अगर एक्टिव हो जाएं, खुद से सैंपल कलेक्ट करना शुरू करें और खुद सैंपल जुटाना शुरू करें, और जिनके डेटा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको डेटाबेस में ले आना शुरू करें, तो हमें लगता है कि जो भारत की जो हेजी पिक्चर है कुछ दिन बाद सूर्य के प्रकाश से जगमगाने लगेगी। तो अब आप ये बताएं कि वो जो 25 जीनोम आपने कलेक्ट किए हैं वो किस तरीके से आपने, और उसके बाद हम आपसे सवाल कैरियर के बारे में पूछेंगे, क्योंकि जब भारतीय कोई निकलता है तो यूरोप या UK या फिर फाइनली US देखता है, पर आपने रिवर्स स्विंग मारा, यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ आप देखे, तो दूसरा सवाल होगा वो कैरियर के लिए जो
इवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भी स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल होगा। पर पहला सवाल उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आप उसके बारे में बताएं। तो ये होल जीनोम का जो मतलब एक प्रोजेक्ट रहा है, तो इसमें हमने वही हमारा जो पेपर था वो जब 2018 में पब्लिश हुआ तो उसमें बहुत सी पिक्चर क्लियर हुई थी, जैसे कि वो मराठा थ्योरी तो ध्वस्त हो गई, परंतु बहुत से दूसरे सवाल भी उठ करके सामने आए। जैसे कि आप अभी बोल ही रहे थे कि माइग्रेशन इधर से हुआ है या उधर से इधर माइग्रेशन हुआ है, तो ये सब सवाल। लेकिन क्या ये मराठा थ्योरी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है? आपने सेगमेंट्स उठा के देखे हैं कि थोड़ा भी सेगमेंट्स जो है वो एक्सेस शेयरिंग है? जैसे आपको ध्यान होगा कि जब हम लोग श्रीलंका वाले पेपर में काम कर रहे थे तो वहाँ तमिल और सिन्हली दोनों इतना ज़्यादा एडमिक्स हो चुके थे कि उनको डिफ्रेंशिएट करना इवन जीनोम के भी आधार पे काफ़ी मुश्किल था। लेकिन फिर जब हमने उनको मराठा के साथ कंपेयर करना शुरू किया तो उसमें 16% एक्सेस शेयरिंग थी, जो कि लिंक कर दी जो हमारा लिंग्विस्टिक डेटा था उसके साथ एकदम 100% मैच कर रही थी, जो ये बता रही थी कि ये लोग ही माइग्रेट किए हैं नॉर्थ से, है ना? तो कुछ इस तरीके का आपने ट्राई किया है? नहीं, ये हम कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल ये आपका बहुत ही वैलिड एक मतलब पहलू आप उठा रहे हैं इसमें। तो इस पे हम इन्वेस्टिगेशन अवश्य कर सकते हैं, परंतु जो अभी के लिए मतलब मराठा थ्योरी को हम खारिज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरा नॉर्थ वेस्टर्न परिप्रेक्ष्य के अंदर ही ये समाज जो है इसका डाटा और प्लस इसके जो हमारे पास होल जीनोम सीक्वेंसेस से जो इसके हमें वाई क्रोमोसोम के रिजल्ट्स और एमटीडीएनए मतलब मदर और फादर साइड दोनों के जो लिनेजेस मिल रही हैं वो उसके नियरेस्ट जो आप कहिए कि स्प्लिट्स हैं, जो नियरेस्ट जो स्प्लिटिंग हुई है मतलब जहाँ से वो टूटे हैं या किसी और से अलग दूसरे डाइवर्ज हुए हैं, वो हमें नॉर्थ इंडिया कुछ हद तक ये कहिए कि गुजरात में काफ़ी मिल रहा है, कश्मीर में काफ़ी मिल रहा है, गुजरात और कश्मीर इन दोनों जगह पर बहुत मिल रहा है। फिर कुछ स्प्लिट्स बलोच और बरोहुई के साथ भी हैं जो कि सिंध में, और उसमें तो मतलब सिंध में भाट बोलते भी हैं कि हम लोगों का जैसे एक स्थान होता था रोडुका, जिसको संस्कृत के समय में रोडुका बोलते थे पुराने काल में, फिर धीरे धीरे वो रोरी शंकर हो गया। अच्छा। जैसे समय के साथ में प्राकृत का जब समय आया तो वो सब बलोच ब्रोही से उसी वजह से कनेक्शन मिल रहे हैं। प्लस जो लॉन्ग सेगमेंट शेयरिंग भी है वो खासकर हमने जो नोटिस किया है बलोच पठान इन दो के साथ काफ़ी लॉन्ग सेगमेंट शेयरिंग है। पश्तून तो उसके अलावा सिंधी के कुछ सैंपल्स, पाकिस्तानी सिंधी जो सैंपल्स HDDP और दूसरे मतलब डेटाबेसेस में है उसके कुछ सैंपल्स के साथ काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग सेगमेंट शेयरिंग। और फिर भारत में आ जाएं तो फिर गंगा प्लेन्स में मिल जाती है काफ़ी मतलब लॉन्ग सेगमेंट शेयरिंग यहाँ पर भी। तो पूरा, परंतु वही कहने का तात्पर्य ये है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया मतलब यहाँ पर लॉन्ग सेगमेंट शेयरिंग हमें सबसे अधिक अभी तक मिल रही है। अब हो सकता है जो मतलब आपका इन्वेस्टिगेशन अवश्य हमारे लिए यूज़फुल होगा, क्योंकि फिर भी एक कंपोनेंट है जो मतलब साउथ इंडियन से भी कुछ तो मैचिंग है, तो उसमें हम अवश्य देख सकते हैं भविष्य में कि क्या उसमें कुछ मराठा से भी एक्सेस शेयरिंग है या नहीं, वो हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। क्योंकि काशी आपको खींच करके हमेशा लेकर के आती है जी, तो कहीं ना कहीं काशी के साथ भी आपका कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर अवश्य, क्योंकि भाट बोलते हैं कि हमारे बहुत पुराने एक एंसेस्टर थे महाराज भद्र श्रेणी, वो काशी नरेश थे। अच्छा। तो वो है वंश से मतलब उनका ताल्लुकात है काशी है। तो उनको उनके 100 पुत्र हुए। अच्छा। महाराज भद्र श्रेणी के। जी जी। उनको महाराज देवोदास जो कि काशी भरत एक सम्राट थे, काशी भरत नरेश, देवोदास ने युद्ध में उनके 99 पुत्रों को मार डाला भद्र श्रेणी के, तो एक पुत्र बचे दुर्दम। तो दुर्दम ने फिर बाद में काशी पर पुनः विजय प्राप्त की, परंतु ये द्वंद्व फिर काफी समय तक भरत और है में चलता रहा। तो हमारे भाट दुर्दम से जो एक पुत्र बचे थे भद्र श्रेणी के, उससे उनका एक काफी बड़ा मतलब कंपोनेंट रोर में बताते हैं। मतलब ठीक है, अब देखिए ये तो हम जेनेटिक्स के माध्यम से जानते हैं कि एक लिनेज तो है नहीं, बहुत सी लिनेज मतलब ये जाति है, वंश की बजाय एक जाति है। तो उस जाति में परंतु एक मेजर कंपोनेंट बनारस से अवश्य आ रहा है, वो है वंश के थ्रू, और भद्र श्रेणी की जो लिनेज थी महाराज भद्र श्रेणी की, दुर्दम के चौबेपुर के साथ कनेक्टेड है। मेरे दिमाग में वही आ रहा था कि अभी धुरंधर मूवी रिलीज हुई है, तो जितनी चर्चा उसकी है उससे ज़्यादा चर्चा क्या है उसके सेकंड पार्ट की है, नेक्स्ट पार्ट है। तो ऐसे दुर्दम आपने जैसे नाम लिया वो एकदम से स्ट्राइक किया, और अभी चर्चा हो ही रही थी आपसे नीचे कि गोरखपुर और गोंडा का भी नाम आ रहा है, तो हो सकता है कि अगला पार्ट जो है हमारा उसी में हो, पूर्वांचल में ही हो कि बनारस, गोरखपुर और गोंडा, तो वहाँ पे ये सारी जो है इन्वेस्टिगेशन पूरा मिले। अब हमारे बच्चों के लिए कि कैसे आपने जो क्या अपॉर्चुनिटीज़ है ऑस्ट्रेलिया में, और आप इतने दिन से हैं, तो जो बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, उनके लिए किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ है, और वो क्या एक नया जो है वो द्वार उनके लिए खुल सकता है यूरोप और US में देखने के अलावा वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी देख सकते हैं?
जी अवश्य खुल सकता है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, शिक्षा प्रणाली अच्छी है, वहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। मतलब पढ़ाई में जैसे जो बैचलर्स की भी पढ़ाई उसमें प्रैक्टिकल पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। तो अवश्य यहाँ से जो हमारे होनहार छात्र हैं वो अमेरिका के साथ साथ स्कॉलरशिप मिलने पर ऑस्ट्रेलिया को भी एक विकल्प के रूप में चुन सकते हैं। ये अवश्य मतलब एक आपने बहुत ही मतलब वैलिड ये भी एक पॉइंट निकाला है इसमें, तो ये संभव है और वहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, फंडिंग भी है। तो कैसी कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ की ये सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में फंडिंग से संबंधित उपलब्ध हो, या कुछ ऐसा जो एक क्लिक पे बच्चे उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके, कुछ ऐसा है क्या? इसमें आपको शायद अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाकर ही जानकारी लेनी होगी, या फिर आप बनारस में या कहीं पर भी भारत में बहुत से ऐसे कुछ एजेंट भी हैं जो फॉरेन मतलब विदेश में पढ़ाई के बारे में जो जानकारी रखते हैं, तो उनसे भी जो छात्र जिसको रुचि है इस चीज़ में वो उनसे भी संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। और नहीं तो अगर और कोई विकल्प नहीं तो आप हमसे तो अवश्य आपके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं अगर आपकी किसी को अच्छा इसमें रुचि हो। जैसे यूएस के लिए होता है कि सैट है जी, जीआरई है या फिर जीमैट है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या है इसे? ऑस्ट्रेलिया के लिए मोस्टली वो सिर्फ इंग्लिश जो टेस्ट है IELTS या तो आपका आईएलटीएस हुआ या फिर टोफल हुआ, तो मोस्टली इसी के बेस पे वो एडमिशन दे देते हैं। आपको अपनी ऑफकोर्स ट्रांसक्रिप्ट वगैरह सब सबमिट करनी पड़ती हैं, आपके जो भी मार्कशीट्स वगैरह हैं, और आपको अपने क्रेडेंशियल्स प्रूव करने पड़ते हैं कि आपने ये पढ़ाई की है, ये आपकी जो है रुचि है, क्योंकि आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना पड़ेगा कि आप वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अभी से विचार बनाकर जा रहे हैं कि वहीं पर रहने का आपका विचार है। तो उस तरह से कुछ चीज़ें आपको मतलब अवश्य या तो लिखनी होती हैं या टेस्ट देना होता है, परंतु जीआरई और जीमैट का अभी तक मतलब इतना वहाँ पर रुझान नहीं है ऑस्ट्रेलिया के लिए। थोड़ा सा मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये यूएस के मुकाबले थोड़ा सा इजी एक ऑप्शन है। अच्छा, अब हंटर बिकम हंटेड वाला हिसाब हो गया है। अब आप दोनों लोगों से एक सवाल है कि आप लोगों ने जब अपनी पढ़ाई कर रहे थे, आप लोग जब पढ़ाई कर रहे थे जी, अच्छा, तो उस पढ़ाई के दौरान जब आप लोगों को जाना हुआ, जब आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रयासरत है या जानकारी कैसे जानकारी जुटाई आपने, और किस तरह से आप लोगों का जाना संभव हुआ, क्या क्या मुश्किलात आई, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा जानकारी मिल सके? पहले आशु जी को बहुत धन्यवाद कि वो हम लोगों के लिए जो है वो गर्मा गर्म चाय ले आए, क्योंकि मैं फ्रीज़ हो रहा हूँ। अनुराग भैया भी फ्रीज़ हो रहे हैं। दूसरे अनुराग भैया जो है वो आराम से एकदम जो है अपनी हुडी हटा करके महसूस कर रहे हैं। तो हो सकता है इनका कनेक्शन जो है वो बाल्टिक्स के साथ बहुत साफ दिख रहा है। तो देखिए, एब्रॉड में पढ़ाई जो है वो मुझे लगता है आपको तभी चुननी चाहिए जब आपके लिए भारत में जो है वो सारे द्वार लगभग बंद हो जाए और आपको कुछ बेहतर ये लगे कि अब आपकी जो प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी भारत में मौजूद है उससे एब्रॉड में आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। नहीं तो भारत में ही आपको रहना चाहिए, बेस्ट है। भारत में जो ऑप्शंस हैं वो बहुत सारे खुले हुए हैं, और हमारे साथ हम भारतीयों के लिए हम इमोशनली अपनी फैमिली से, अपनी कंट्री से, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो उसको छोड़ करके जाना एक बड़ी बैड फीलिंग्स होती है। और बाहर का जो मौसम होता है वो जैसा आप देख रहे हैं, जिस मौसम में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वहाँ का सामान्य मौसम है, तो आप वहाँ अच्छा महसूस नहीं करते। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप जो है वो एकदम से एब्रॉड को इग्नोर करें, क्योंकि कुछ ट्रेनिंग्स जो है वो आपको एब्रॉड में ही मिलती है। और हम दोनों लोग भारतीय हैं, लेकिन हम लोग एब्रॉड में जा कर के मिले, और फाइनली ये इतना लंबा रिलेशनशिप हम लोगों का चल रहा है, ये कोलैबोरेशन चल रहा है। बहुत सारे पेपर्स पब्लिश किए हम लोगों ने, और आगे भी पब्लिश करेंगे साथ में। तो ये चीज़ें आपको लेकर के चलनी पड़ेगी। अनुराग जी बताएंगे आगे। आपका क्या? जी नहीं, मैं सहमत हूँ इस चीज़ से कि हमें भारत में जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने शिक्षा तंत्र को मजबूत करना है, और इसके लिए छात्रों का भी योगदान ज़रूरी है। यदि छात्र यहीं पर ही प्रयास करें, अधिक से अधिक प्रयास करें कि अच्छी से अच्छी उत्कृष्ट प्रकार की वो रिसर्च यहीं पर करें, तो अगर यहाँ पर अगर वर्ल्ड लेवल का शोध होना शुरू हो जाएगा, विश्व स्तरीय शोध, और हर प्रकार से जो है यहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल अब धीरे धीरे हो रही हैं। जैसे ज्ञान लैब है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, बहुत ही अच्छी लैब है यहाँ पर, मतलब बहुत ही अच्छे किस्म के जो है अभी रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इसी प्रकार से और भी मतलब अपने देश में इस समय आईआईटी कानपुर में जैसे बहुत अच्छे, जैसे ड्रोन के ऊपर हमारे एक मित्र हैं अभिषेक, जो कि आईआईटी खड़गपुर में हमारे साथ थे एरोस्पेस डिपार्टमेंट में।
वहाँ पर उन्होंने अभी ड्रोन का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है आउटसाइड द कैंपस। वो आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर हैं खुद। तो मतलब यहाँ पर अभी विश्व स्तरीय काम भारत में हो रहा है। ऐसे ही बेंगलोर में यदि आप जाएंगे तो सिलिकॉन वैली के बाद इस समय सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर बेंगलोर का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा जो है मुकाम बेंगलोर ने हासिल किया है बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर। तो भारत में हर चीज़ संभव है, हमें सिर्फ एक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है और उसमें अध्यापकों के साथ साथ छात्रों को भी योगदान देना होगा। परंतु फिर वो बात भी है कि यदि आपको लगता है कि आप बाहर से कुछ नई चीज़ सीख के यहाँ पर ला सकते हैं तो ज़रूर आपको फिर विदेश जाना चाहिए, यदि आपको ऐसा लगता है। जैसे हमारे वो मित्र थे जो अब आईआईटी कानपुर में ड्रोन का काम कर रहे हैं, वो मेरीलैंड यूनिवर्सिटी से यूएस से पढ़ के आए, वहाँ से सब कुछ सीख करके यहाँ आए, अब कानपुर में पढ़ा रहे हैं आईआईटी कानपुर के अंदर छात्रों को। वो सारी वो जो शिक्षा उन्होंने वहाँ से पाई और जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उनको पता लगी वहाँ से, वो सब यहाँ पर अब अपनी विद्या बांट रहे हैं हमारे मतलब होने वाली पीढ़ियों के साथ भारत के अंदर ही। तो इस प्रकार से हमें अवश्य प्रयास करना है कि भारत का शिक्षा तंत्र बहुत ही मजबूत हो जाए और यहीं पर विश्व स्तरीय जो अच्छे से अच्छा शोध यहाँ पर संभव हो जाए। एक बड़ा ज्वलन सवाल ये है कि क्या आप संतुष्ट हैं कि अभी तक भारत की जेनेटिक्स के बारे में जो जानकारी है, पहले ये बताएं उसके बाद में आगे का सवाल हाँ या ना में जवाब दीजिए। जी, पूर्णतः संतुष्ट नहीं है। मतलब मॉडर्न पॉपुलेशन का अच्छा डाटा हमारे पास इस समय उपलब्ध हो चुका है, परंतु जो प्राचीन जो यहाँ पर मतलब सभ्यताएं रही भारत के अंदर, उसके ऊपर जो अभी तक काम हुआ है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। अगर हम 1 to 10 स्केल पे कहें तो क्या आप रेटिंग देंगे? मॉडर्न डेटा के लिए हम 7 out of 10 और एंशियंट डेटा के लिए हम 3 out of 10। और मैं ओवरऑल 3 रेटिंग दूंगा। तो अब आप ये बताइए कि एंशियंट सैंपल की एब्सेंस के वजह से क्या समस्याएं हो रही हैं? क्या अभी भी क्वेश्चंस हैं जिनको कि जो अपकमिंग बडिंग जेनेटिसिस्ट हैं उनको उस पर फोकस करना चाहिए? जी, प्राचीन जो हमारे पास डीएनए का जो इस समय अभाव है, उसकी वजह से हम कहीं पर भी मतलब एक ठोस थ्योरी नहीं दे पा रहे हैं। मतलब भारतीय जेनेटिक्स ही जैसे है मॉडर्न पॉपुलेशंस का, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। तो ये हम सब जानते हैं कि भारत एक डाइवर्सिटी का देश है। यहाँ पर भाषाएं भी बहुत 800 से अधिक भाषाएं हैं, जगह जगह पर अलग अलग जो है बोली हो जाती है। मतलब गंगा प्लेन्स में डायलेक्ट्स बहुत सारी डायलेक्ट्स हैं जी। तो डाइवर्सिटी का देश है, ये सब जानते हैं। तो जेनेटिक्स भी उसी प्रकार से डाइवर्स है। परंतु अब इसमें हम एक बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि ये जेनेटिक्स यहीं पर सारा का सारा उत्पन्न हुआ है, यहीं के मतलब जो हम थोड़े थोड़े दूर पर जाकर के यहाँ पर अलग अलग मौसमों को, जैसे भारत में हर प्रकार की ऋतु है, ये आप देखेंगे। विदेश में कहीं पर भी जैसे ऑस्ट्रेलिया में हम रहते हैं तो सिर्फ 2 ऋतु है, गर्मी होती है या सर्दी होती है। परंतु यहाँ पे 5 प्रकार की ऋतु, मतलब 6 प्रकार की ऋतु पूरे साल में आ जाती है। तो उसमें जो है अगर कोई व्यक्ति हिमालय प्रदेश में जाकर के रहने लगे तो उसमें खुद स्वतः ही कुछ म्यूटेशंस हो जाएंगी। तो इस तरह के मॉडल पर जो है अभी तक हमारे पास कुछ भी ठोस इसका प्रमाण नहीं है कि क्या ये संभव हुआ है हमारे इतिहास, मतलब लंबे इतिहास के दौरान, क्योंकि भारत बहुत प्राचीन सभ्यता है और 60-65 हजार साल से तो मतलब मॉडर्न विज्ञान ही बोल रहा है कि यहाँ पर मॉडर्न ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस रहा है। जबकि कुछ पेट्राग्लिया जी जैसे विद्वान हैं जो कहते हैं कि टोबा ऐश के नीचे भी, यानी 65 से पुराना भी यहाँ पर मॉडर्न ह्यूमन का जो अस्तित्व रहा है। तो उसके मतलब परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो जो एंशिएंट डीएनए का अभाव है वो हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि हम कुछ भी एक ठोस जो मॉडल नहीं दे पा रहे हैं। और इसीलिए हमें जो है अधिकतर बाहर के पुराने सैंपल्स को लेके प्राचीन डीएनए को फिर हमें यहाँ पर मॉडलिंग करनी पड़ रही है और उसके हिसाब से हम मॉडल कर रहे हैं। परंतु मॉडल देखिए एक मॉडल ही है, वो मॉडल किसी दूसरे तरीके से भी संभव हो सकता है यदि मैथमेटिक्स है वो। बिल्कुल जी, तो ये मेरा विचार है। तो मतलब ये हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इस समय कि हमारे पास खुद का प्राचीन डाटा मतलब पर्याप्त मात्रा में जो है उपलब्ध नहीं है जी। अब मैं अपने को होस्ट रेडियो चौबेपुर के प्रणेता श्री अनुराग तिवारी जी को माइक पास करूंगा। कुछ कैरियर संबंधित और उसके अलावा बहुत सारे सवाल हैं जो आप पूछेंगे। बातचीत करके ऐसा लग रहा है कि अगर हम एक नॉर्मल कोर्स में भी बात करें जीनोलॉजी की या सभ्यताओं की, जैसे अभी आपने बोला कि आपने मौसम का हवाला दिया कि यहाँ जो है 5-6 प्रकार के मौसम साल में जो है हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहता है यहीं से सारी सभ्यताएं जो है यहीं से पनपी हों, जो जगह जगह जाके जो है हर तरह के मौसम को झेलने में सक्षम रही हों?
जी, एक संभावना है जिसका दुर्भाग्यवश इस समय हम डाटा के अभाव की वजह से हम आपको पूरी तरह से मतलब एक ठोस हाँ में उत्तर नहीं दे सकते परंतु ये बहुत बड़ी संभावना है जी। कि भाई हो सकता है कि हम इस तरह से हमारा जो है जीन या हमारा डीएनए इस तरह से ट्रेन हो गया हो यहाँ के एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में कि हम कहीं भी जाके सर्वाइव कर सकते हैं। यहीं के हिमालय से जैसे साइबेरिया में फैला हुआ ये सब संभावना है, भी है, दिखाता है कि हमारे राजस्थान में रहने वाले एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में रहते हैं और वो सऊदी अरब की तरफ जी बिल्कुल। तो ये सब संभावना है, परंतु अब डाटा के अभाव के कारण हम आपको एक ठोस हाँ में इसका जवाब नहीं दे सकते इस समय। मतलब कुल देखिए जो मुझे बातचीत से एक चीज़ जो समझ में आई और वैसे भी आप लोगों से जो बातचीत होती है उसमें समझ में आया कि क्यूरोसिटी हो, अगर थोड़ी बहुत भी क्यूरोसिटी हो अपने मतलब हमारे पुरखे कहाँ से के थे, कहाँ मतलब और किस तरीके से उनका माइग्रेशन हुआ और हमारी पीढ़ी कहाँ से किस तरीके से जो है डेवलप होते होते इस स्थिति में है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकती है जो आप लोगों की फील्ड है। और जैसे रिपोर्टर्स के लिए सूत्र होते हैं उस तरह से आप लोग को भी बहुत सारे सूत्र मिल सकते हैं स्टडी के लिए। जी बिल्कुल, हम लोग इवन कम्युनिटीज़ को भी ये कहना चाहेंगे जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हों और उनको अगर इंटरेस्ट हो अपनी कम्युनिटी के बारे में जानने का, तो जैसे अनुराग जी का एक एग्जांपल मैं सबको बताता हूँ कि आप आएँ, हम लोगों से मिले या हमको ईमेल करें अपनी कम्युनिटी के बारे में जानने के लिए। आपको बस एक मदद करनी होगी कि अपनी कम्युनिटी के कुछ सैंपल्स हम लोगों को मदद करना होगा उसमें कलेक्ट करवाने के लिए, या आप खुद भी कलेक्ट कर सकते हैं, हम लोग प्रोसीजर बता देते हैं। तो अगर वो हमारे पास आ जाए तो आपको कहीं से भी कोई पैसा भी देने की ज़रूरत नहीं है और हम लोग मिल कर के एक बेहतर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर सकते हैं किसी भी कम्युनिटी के जेनेटिक ओरिजिन पे। जी, वो देखा आपने कि मतलब जो ज्ञान भाई साहब ने बताया एक अच्छा मौका है हर किसी के लिए कि वो अपने पूर्वजों और पुरखों के बारे में जान सकते हैं, कहाँ से उनका ओरिजिन है, किस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं और किस तरह का उनका जो एक बोलते हैं कि बहुत रोबस्ट या बोले बहुत डायनेमिक जो है कल्चर रहा है उनका। तो इस तरीके से हमको लगता है कि हम बहुत पढ़े लिखे समाज के रूप में सामने आ सकते हैं सबके, अगर हम इस तरह के प्रयास करते रहे एक कम्युनिटी के तौर पे। तो और बाकी जो ईमेल एड्रेस वगैरह है और जो कांटेक्ट वो तो हम शेयर करेंगे ही, भैया का जो भी वो है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी और कुछ नहीं, मुझे लगता है कि मैं अब ठंड में फ्रीज़ हो रहा हूँ आप दोनों के ऊपर जो भी असर पड़ रहा हो, हमें लगता है कि हम लोग इस पर क्रमशः लगा करके छोड़ दें। और अनुराग जी जो है वो इतना समय दिए, आए काशी में, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। लगभग 11-12 साल बाद आप काशी में आए, तो हमें लगता है कि हम लोग फिर एक नई ऊर्जा के साथ और जो सैंपल्स हमारे पास मौजूद हैं और कुछ नए सैंपल्स की भी कलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे और एक बेहतर भारत जो कि डॉक्यूमेंटेड भारत और जो कि कम्युनिटी जो कि हर अपनी कम्युनिटी सोचती है कि हम ही सबसे पुराने हैं। पुराना नया होने का मतलब नहीं है, यहाँ ये है कि हमारी आपसी जो कनेक्शन है, जो आपका हमारे साथ है, आपका हमारे साथ है, वो कितना क्लोज है। आप देखिए, बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि भारत जो है वो अंग्रेजों ने जोड़ा, लेकिन आप भारत के डीएनए को ही देखिए, जो इंडिजिनस डीएनए है उसका फैलाव एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हमारा जो है वो ओवरऑल जो है साउथ एशिया का या इंडियन सब कॉन्टिनेंट का फैलाव है। तो इसका मतलब है कि हम लोग ऑलरेडी 25-30 हज़ार साल पहले हमारी जो पूरी जेनेटिक फाउंडेशन है वो फ्रोजन हो चुकी थी, उसी पे धीरे धीरे हम घर बनाना शुरू किए और उसी घर पे हम लोग खड़े होकर के आज बात कर रहे हैं। तो अब हम लोगों को आप इसकी क्लोजिंग रिमार्क दे दीजिए। क्लोजिंग रिमार्क तो बस यही रहेगा कि भाई साहब ने दे ही दिया अपने बात में कि अंग्रेज़ों ने नहीं जोड़ा बल्कि पूरे विश्व को हमने जोड़ा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेना चाहेंगे और अनुराग भाई साहब से जो मेरे नामा राशि हैं, अगर इनसे कुछ और सवाल अगर आपको पूछने हो तो किसी दिन जो है बात करके हम लोग ऑनलाइन भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, धन्यवाद।